अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी मॉड्यूल का माइनर सब्जेक्ट जिसका नाम है पैथोलॉजी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ कोसो। मैं आपके लिए एफर्ट्स करके आपके लिए जो नॉलेज है उसे इकट्ठा करके आपके लिए बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आए और जो मेरी कंटेंट है वो आपको अच्छा लगे तो काइंडली लेक्चर को आखिर तक देखिएगा और उसके साथ साथ अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पैथोलॉजी हम चंद लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम फार्मा स्टार्ट करेंगे, वो भी एक माइनर सब्जेक्ट है रेस्पो मॉड्यूल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। तो आइए स्टार्ट चलिए करते हैं, हम समझते हैं एज़मा को। एज़मा क्या है इसको अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ तक मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ, आप देखें लिखा हुआ है एज़मा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज दैट कॉजेज एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग। याद रखिएगा कि एज़मा को हम उर्दू में बोलते हैं दमा, ठीक है, ये दमे वाली बीमारी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक उस बीमारी को बोलते हैं जो दायमी हो, जो ज्यादा देर तक रहती हो, उसे हम बोलते हैं ये दायमी बीमारी है। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसमें सूजन होती है। ये किसकी बीमारी है? ये एयरवेज की बीमारी है। इसमें एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड्स हम बोलते हैं दौरे। इसमें दौरे होते हैं। कौन कौन से दौरे होते हैं? दौरे पड़ते हैं इसमें, मैं आसान लफ्जे में अगर बताऊं तो इसमें वीजिंग होती है, हमारी चेस्ट से सीटियां बजती हैं। डिस्निया होती है, डिस्निया बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी होती है। चेस्ट टाइटनेस, हमारा जो सीना है वो भारी हो जाता है, ऐसे लगता है कि इस पर कोई वजन पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ कफिंग होती है। ये चीजें जब हों तो आप समझ जाइएगा कि चांसेस हैं कि इसको एज़मा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ये एक चीज लिखी हुई है, ये आप चीज देखिएगा कि ये स्पेशली या तो नाइट के टाइम एज़मा ये वीजिंग होती है और उसके साथ डिस्निया होती है, चेस्ट टाइटनेस, ये सिम्टम्स की बात कर रहा है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मोस्टली नाइट के टाइम होते हैं या अर्ली मॉर्निंग टाइम। इसकी क्या वजूहत हैं कि ये रात के टाइम पर क्यों होता है? तो मैं आपको इसके लिए एक चीज समझाऊं। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे मैं बोलता हूँ हीरो हार्मोन। वो हीरो हार्मोन है, उसका नाम है कार्टिसोल। कार्टिसोल आपको इसे याद रखना है, कार्टिसोल इज द एनिमी ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन का दुश्मन है। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर कार्टिसोल जाकर उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। जबकि एज़मा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अगर दिन के टाइम पर ये अटैक करेगा, अगर एज़मा दिन के टाइम पर एक्टिव हो जाए, वीजिंग डिस्निया हो जाए, तो वहां पर कार्टिसोल जाकर उसको रोक देगा। रात के टाइम पर क्या होता है कि ये कार्टिसोल जो है ना, ये कार्टिसोल इनएक्टिव हो जाता है। जब ये कार्टिसोल इनएक्टिव हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन होती है एज़मा की वजह से। जब एज़मा की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है तो वीजिंग, डिस्निया, ये चेस्ट टाइटनेस रात के टाइम होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि रात के टाइम ये एज़मा के सिम्टम्स क्यों एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको सिंपल आंसर करना है ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ कार्टिसोल। आइए मैं आपको पेशेंट एज़मा के पेशेंट्स की एक वीडियो दिखाता हूं, आप उस वीडियो को देखें। देखें कि एज़मा के पेशेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे होते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा विजुलाइज कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि ये ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये ब्रोंक्योस्पाज्म कैसे होता है। Couldn't stop coughing. It was exhausting. There were people all around me, but I couldn't get the words out. I was fighting for each breath. I felt like I was drowning. The wheezing made me feel like I was breathing through a straw. It felt like an elephant on my chest. When I saw my little girl's lips turn. तो चलिए ये देखें। तो आप देखें ये एक बंदा है, ये नॉर्मली नॉर्मली ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिखा रहा है। नॉर्मली यहाँ पर गैसेस आते हैं और गैसेस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब जब इन्फेक्शन होती है, जब एज़मा होती है, तो ये देखें ये इस तरह से फ्लेम बन जाते हैं और इस तरह से ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
तो इस तरह से डायामीटर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो जाता है तो ब्रीथिंग में हमें क्या होती है, मुश्किलात होती है, डिस्निया होती है और व्हीजिंग यानी सीटियां बजती हैं हमारी चेस्ट में। तो आइए बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एयरवेज को देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक एनाटॉमी ऑफ एयरवेज को देखें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। लिखा हो एयरवेज और ट्यूब्स दैट कैरी एयर फ्रॉम द नोज माउथ टू द लंग्स। जो एयरवेज हैं वो नॉर्मली नोज और माउथ से एयर को लेकर जाते हैं लंग्स तक। इसमें कोई भी डिनाइंग नहीं है। तो यही चीज ये सच है कि नोज और माउथ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एयरवेज एयर को लेकर जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेटरी जो एयरवेज होते हैं दीज आर लाइंड विथ एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल से लाइन होते हैं और सराउंडेड बाय स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये एक ब्रोंकियोल है, ठीक है। तो ब्रोंकियोल की जो इनर इनर लाइन है, ये मैं इनर आपको दिखा रहा हूँ। दिस इनर लाइन इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। ये जो आपको रेड कलर में सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। These epithelial cells are further surrounded by smooth muscle cells। सॉरी, स्मूथ मसल्स देखें, ये स्मूथ मसल्स हैं। और इस इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ एक टाइप के सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, गॉबलेट सेल्स। तो ये चीज लिखी हुई है नॉर्मली the airways are lined with epithelial cells and epithelial cells are surrounded by smooth muscles and glands that produce mucus। अब एज़मा में क्या होता है, इन एज़मा में क्या होता है, दीज एयरवेज बिकम हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव का मतलब है कि ज्यादा और रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर वो ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। इसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये हाइपर सेंसिटिव बन जाते हैं। ये एयरवेज और रिएक्ट करते हैं और इन्फ्लेम्ड बन जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद एज़मा में क्या होता है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ये एक नॉर्मल ब्रोंकियोल है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डायामीटर है वो कितना बड़ा है। इसमें डायामीटर ज्यादा बड़ा है और एयर को आने में और जाने में कोई मुश्किलात नहीं हो रही। ये एक एज़मा का पेशेंट है, उसका ब्रोंकियल है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। उसकी उसकी वजह से ये जो डायामीटर है ये बहुत कम हो गई है और इन्फ्लेम्ड हो गई है। जो रेड रेड आपको दिख रही है ये स्वेलिंग हो गई है ब्रोंकियोल की। उसके साथ साथ ये जो येलो कलर का आपको मटेरियल दिख रहा होगा ये म्यूकस है। तो आपने यहाँ से एक अंदाजा लगा लिया होगा कि एज़मा के पेशेंट में सबसे पहले तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो डायामीटर है ब्रोंकियोल्स की वो इन्फ्लेम हो जाती है और वो छोटी हो जाती है और वहां म्यूकस आ जाता है। तो ये चीजें आपने यहीं से देख ली होंगी। चलिए आगे जाते हैं। आगे एक मैं चार्ट में आपको दिखाऊं, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल वर्सेस एस्मेटिक एयरवे। एस्मेटिक एयरवे और नॉर्मल एयरवे में क्या फर्क होता है, सबसे पहले आते हैं ल्यूमेन में। तो नॉर्मल जो एयरवे होता है उसमें जो ल्यूमेन होता है वो ओपन होता है, जबकि पेशेंट जो एज़मा का होता है उसमें ये ल्यूमेन नैरो हो जाता है। म्यूकस की बात करें तो नॉर्मल एयरवे में ये म्यूकस नॉर्मल होता है और एज़मा के पेशेंट में ये इंक्रीज हो जाता है, यानी म्यूकस एज़मा के पेशेंट में ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये चीज मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन जो नॉर्मल एयरवे है उसमें नहीं होती, जबकि एज़मा का जो पेशेंट होगा उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। मसल्स की अगर बात करें, जो स्मूथ मसल्स हैं वो नॉर्मल एयरवे में नॉर्मल टोन में होंगे, वाइल का जो एज़मा का पेशेंट होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रोंको स्पाज्म। आप याद रखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंको स्पाज्म मतलब जो ब्रोंकियोल होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, उसके जो स्मूथ मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपने नॉर्मल वर्सेस एज़मा का पेशेंट का एयरवे भी आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी हम बोलते हैं कॉजेज को, सबब, क्या असबाब हैं जिनकी वजह से एज़मा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखें एटियोलॉजी में अगर हम बात करें एज़मा, कॉजेज ऑफ एज़मा की, तो ये चीज आप देखिएगा कि ये मल्टी फैक्टोरियल है। ये चीज आप देखिए, ये मल्टी फैक्टोरियल, ये मोस्टली एमसीक्यू पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मल्टी फैक्टोरियल। तो आप याद रखिएगा कि एज़मा एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली एज़मा क्यों होती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। तो सबसे पहले आप देखें जेनेटिक फैक्टर्स, ये जेनेटिक की वजह से भी होता है। अगर अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एज़मा, अगर फैमिली में, उसकी फैमिली में अगर किसी को भी किसी भी किस्म की अगर कोई एलर्जी है,
ज़रूरी नहीं है कि उसको उसकी फैमिली में एज़मा हो तो ही इज़्मा एज़मा उसके ऑफ़स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होगी, ये बात नहीं है। किसी भी किस्म की एलर्जी अगर उसकी फैमिली में एक्ज़ीमा है, एक्ज़ीमा हम बोलते हैं स्किन एलर्जी को, जिसमें हमारे इसको जिसको हम मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ खुजली, जिसमें हमारी स्किन रेड हो जाती है, तो एक्ज़ीमा भी हो सकती है। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में एक्ज़ीमा है, तो वो भी एज़मा का कॉज़ बन सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस राइनाइटिस रनी नोज़ को बोलते हैं, जो नोज़ वाली एलर्जी होती है। अगर उसकी फैमिली में वो वाली एलर्जी है तो ये भी एज़मा का कॉज़ बन सकता है। तो सबसे पहले आप उस पेशेंट का क्या देखेंगे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक्जिमा, किसी को राइनाइटिस, किसी भी किस्म की एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर बन सकता है एज़मा को कॉज़ करवाने में। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर के बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आइए एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे? देखिए या वो जो पेशेंट होगा वो डस्ट को ज़्यादा एक्सपोज़ होगा, या वो ज़्यादा स्मोक करता होगा, या पॉलेंस में ज़्यादा एक्सपोज़्ड होगा, या पॉल्यूशन में रहता होगा। पॉल्यूशन, पोलन, स्मोक, डस्ट ये भी चीज़ें कॉज़ बन सकती हैं एज़मा का। एज़मा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह भी हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। कुछ दूसरी चीज़ें हैं उनको मैंने अदर्स में लिखा हुआ है। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी एज़मा हो सकता है। रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये चीज़ आप देखिएगा, रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये वो वायरस होते हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करते हैं और उन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी एज़मा बन सकती है। उसके साथ-साथ एज़मा कोल्ड एयर की वजह से भी हो सकती है, कभी-कभी हैवी एक्सरसाइज़ की वजह से भी एज़मा हो सकती है। एनसेड्स की वजह से भी हो सकती है। एनसेड्स हम बोलते हैं नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हम वो ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी इन्फ्लेमेशन को, जो हमारी पेन को कम करते हैं, जैसे एस्पिरिन है, आइब्रूफिन है, ये जो ड्रग्स हैं, इनकी वजह से भी एज़मा हो सकती है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, जेनेटिक की वजह से भी हो सकती है, उसके साथ-साथ जो है एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है। ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से हो सकती है, कोल्ड एयर की वजह से हो सकती है, एक्सरसाइज की वजह से, नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एज़मा। एज़मा की क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले एक एज़मा की टाइप है जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और उसको हम बोलते हैं एटोपिक, और उसको हम बोलते हैं आईजीई मीडिएटेड, और उसको हम बोलते हैं एलर्जिक एज़मा। इसके 4 नाम है, आपको याद रखने हैं। इसको मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादातर इसे याद रखें एलर्जिक एज़मा के नाम से, क्योंकि इसकी जो फीचर्स हैं वो एलर्जिक से आपको ज़्यादातर याद रहेंगी। तो एलर्जिक एज़मा भी बोल सकते हैं, आईजीई मीडिएटेड एज़मा भी बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, एटोपिक भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये एज़मा क्यों होती है। ये एज़मा कॉज्ड बाय एलर्जेंस, ये एलर्जेंस की वजह से होती है। अगर कोई इंसान एलर्जेंस को इन्हेल कर लेता है तो उसकी वजह से ये एज़मा हो सकती है। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्सट्रिंसिक, एटोपिक, आईजीई मीडिएटेड एलर्जिक एज़मा जो है ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है, बच्चों में होती है और मोस्ट फ्रीक्वेंट है। ज़्यादातर आपको ये एज़मा मिलेगी। उसके साथ-साथ इस एज़मा में फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी भी होगी। आप देखेंगे कि उसकी फैमिली में किसी न किसी को एज़मा होगी। एक्सट्रिंसिक में यही चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, डिफरेंट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आप ज़्यादातर ऐसे याद रखें कि ये एलर्जी में होती है, एक्जिमा में हो सकती है, राइनाइटिस में हो सकती है, एज़मा में हो सकती है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादातर किस में होती है? ज़्यादातर एलर्जीज़ में होती है। टाइप 2 जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ में होती है, टाइप 3 भी ऐसे होती है, टाइप 4 भी ऐसी होती है। डिफरेंट चीज़ों की वजह से होते हैं। तो टाइप 1 आप याद रखिएगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से होती है? तो आपको याद रखना है ये एलर्जीज़ में होती है। इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें आईजीई एंटीबॉडीज़ और मस्ट सेल्स इन्वॉल्व्ड हों, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी को हम टाइप 1 बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के क्लियर करवाता हूँ। उसके बाद है ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस। ये जो एज़मा होती है ये एलर्जेंस की वजह से होती है, डस्ट की वजह से हो सकती है, पोलन की वजह से हो सकती है, पेट डेंडर हम बोलते हैं जो जानवरों के ज़र्रात हो सकते हैं, उनकी वजह से भी ये एक्सट्रिंसिक, एटोपिक, आईजीई मीडिएटेड और एलर्जिक जो है एज़मा हो सकती है। उसके बाद इस एज़मा की दूसरी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और नॉन एटोपिक और नॉन आईजीई मीडिएटेड
एज़मा। ये एलर्जेंस की वजह से नहीं होती। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये इंट्रिंसिक जो है, एक्सट्रिंसिक जो है वो होती है एलर्जेंस की वजह से, इंट्रिंसिक एलर्जेंस की वजह से नहीं होती। ये लिखी हुई चीज़ आपके सामने, नॉट कॉज्ड बाय एलर्जेंस, ये एलर्जेंस की वजह से बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है? इसको हम नॉन आईजीई मीडिएटेड भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा इसमें पेशेंट की नो एलर्जी हिस्ट्री होगी, नो एलर्जी उसमें जो है उसके पेरेंट्स में, उसकी फैमिली में किसको भी ये एलर्जी नहीं होगी। ट्रिगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस, ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, कोल्ड एयर की वजह से हो सकती है, एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। ये आपको चीजें याद रखनी है कि जो इंट्रिंसिक है वो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, कोल्ड एयर की भी वजह से हो सकती है, एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। मोस्टली इसको हम मैंने लिखा हुआ है यहाँ ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वायरल, उनकी वजह से हो सकती है, कोल्ड एयर की वजह से हो सकती है, ज्यादा हेवी एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है, पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो सकती है। उसके बाद ये पॉल्यूटेंट्स की और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। ये चीज स्पेशली याद रखिएगा कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कौन सा एज़मा होता है, तो आप इंट्रिंसिक और नॉन एटोपिक एज़मा याद रख सकते हैं। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एज़मा में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एज़मा दोनों क्लियर कर लिए। उसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड एज़मा, जो मैंने आपको बताया था ना एनसैड्स, उसकी वजह से। तो ड्रग इंड्यूस की वजह से भी एज़मा हो सकती है, स्पेशली एस्पिरिन। आपको पता होगा कि ये जो एस्पिरिन है ये पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी एज़मा कॉज कर सकते हैं, उस एज़मा को हम बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड एज़मा, ठीक है? उसके बाद है ऑक्यूपेशनल एज़मा। आपको पता होगा कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसकी जॉब की एरिया में कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई डस्ट एक्सपोजर है उसके वर्क प्लेस पर, तो इसकी वजह से जो एज़मा होगा तो उसको आप ऑक्यूपेशनल एज़मा बोल सकते हैं। उसके बाद एक कफ वेरिएंट एज़मा, ये भी आप याद रखिएगा। कफ वेरिएंट एज़मा वो एज़मा है अगर किसी भी पेशेंट को परसिस्टेंट ड्राई कफ है, उसको कंटिन्यूअसली एक ड्राई कफ है, तो उस एज़मा को हम बोलेंगे कफ वेरिएंट एज़मा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद है नॉक्टर्नल एज़मा। नॉक्टर्नल एज़मा, नॉक्टर्नल एज़मा ये वो है, इसमें पेशेंट को रात के टाइम सीटियां बजती हैं उसके गले में ज्यादातर, तो इसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एज़मा। तो आपने एज़मा के टाइप्स क्लियर कर लिए, आपको आसानी से ये याद भी हो जाएंगे क्योंकि ये वेरी इजी है, तो आसानी से आप पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ ट्रिगर्स का, तो आप याद रखें एलर्जेंस कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं एज़मा को कॉज करने के लिए। डस्ट एक एलर्जन है, उसकी वजह से एज़मा हो सकती है। पोलन एक एलर्जन है, उसकी वजह से एज़मा हो सकती है। मोल्ड, आपको पता होगा मोल्ड फंगस को बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड आपने पढ़ा होगा, वाटर मोल्ड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो ये जो फंगस इन्वायरमेंट में होती है उसकी वजह से ये भी एक एलर्जन है, उसकी वजह से भी एज़मा हो सकती है। पैट डेंडर, मैंने आपको बताया कि जानवरों के जो जर्रात होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है एज़मा। ये एलर्जेंस हैं जो ट्रिगर करती है एज़मा को। एनवायरनमेंट की वजह से भी एज़मा हो सकती है। एनवायरनमेंट की वजह से आप याद रखेंगे स्मोक, अगर कोई बंदा ज्यादा स्मोक करता है तो स्मोक भी एज़मा का रीजन बन सकता है। कोल्ड एयर वो भी एज़मा का रीजन बन सकता है। पोल्यूशन यह भी एज़मा का रीजन बन सकता है। उसके बाद ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टाइल में अगर हम डिस्कस करें, लाइफ स्टाइल स्ट्रेस की वजह से भी एज़मा इंड्यूस हो सकती है। एक्सरसाइज, ज्यादा हेवी एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, इसकी वजह से भी एज़मा हो सकती है। तो एज़मा एज़मा जो होती है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, मैंने आपको बताया। यहाँ ट्रिगर्स भी आपको मैंने दिखाए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं उनकी वजह से भी एज़मा हो सकती है। मेडिकेशंस में आपको मैंने बताया एस्पिरिन, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसकी वजह से एज़मा हो सकती है। उसके बाद एज़मा दूसरी कौन से वजूहात की वजह से हो सकती है, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और एक्सरसाइज। मेडिकेशन में एस्पिरिन, एनसेड्स, एनसेड्स का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि इनका फुल फॉर्म जो होता है नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनकी वजह से भी एज़मा ट्रिगर बन जाती है और एज़मा बन जाता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एटोपिक एज़मा। एटोपिक आपको याद होगा, मैंने बताया था इसका नाम एलर्जिक एज़मा भी है, इसके डिफरेंट नेम्स आपको मैंने बताए थे। तो इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मैं आपको अगर बताऊं, पैथोफिजियोलॉजी हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल मैकेनिज्म, किसी भी जो इंसेक्ट है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसकी एंट्रेंस की वजह से
जो गैर ज़रूराती फंक्शन बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एटोपिक एज़्मा पढ़ेंगे, जो एलर्जिक एज़्मा भी जिसे हम बोलते हैं, आईजीई मीडिएटेड एज़्मा का पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिएगा, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है आपको सही समझाने और विजुअलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एलर्जिन हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, ये है एलर्जिन। ये एलर्जिन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स। टी हेल्पर के दो टी लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर टाइप 1, टी हेल्पर टाइप 2। टी हेल्पर जो टाइप 1 होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया और वायरस पर अटैक करते हैं। जो टी हेल्पर 2 होते हैं वो एलर्जीज में एक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि TH2 एलर्जीज में एक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। एलर्जिन आया, एलर्जिन जब भी बॉडी में एंटर होगा तो TH2 गलती करेंगे उसमें उसको पहचानने में। तो TH2 को ऐसे लगेगा कि ये कोई एलर्जिन नहीं, ये कोई एनीमी है। जब इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये TH2 क्या करेगा, ये रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13। ये याद रखिएगा, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 ये दोनों क्या करेंगे, ये जाकर ट्रिगर करेंगे बी सेल्स को, ठीक है। तो बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, आईजीई एंटीबॉडीज। ये आईजीई एंटीबॉडीज जाकर अटैच होंगे मस्ट सेल्स के साथ। मस्ट सेल्स के साथ जब अटैच होंगे तो ये क्या बनेंगे, ये सेंसिटिव बन जाएंगे। मस्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि कोई एलर्जिन हमारी बॉडी में आया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एलर्जिन बॉडी में आएगा, TH2 मिसअंडरस्टैंडिंग में उनको पहचान नहीं पाएगा तो वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन ये दोनों क्या करेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल्स आईजीई एंटीबॉडीज को रिलीज करेगी और आईजीई एंटीबॉडीज जाकर मस्ट सेल्स के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद ये TH2 और क्या करेगा, ये TH2 और इंटरल्यूकिन 13 जाकर म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन जो नॉर्मल होता है उससे उसको बढ़ाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये इंटरल्यूकिन 5 को भी रिलीज करता है। ये इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, बोन मेरो से जाकर इओसिनोफिल्स को बुला के आएगा, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको बताया, ये TH2 इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 5, ये याद रखिएगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई। तो इसमें क्या होगा कि मस्ट सेल जो है ये सेंसिटिव हो जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि कोई एलर्जिन बॉडी में आया, इओसिनोफिल्स भी आएंगे वहां पर और म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट टाइम जब एलर्जिन हमारी बॉडी में एंटर होगा तब ये काम होगा, ये फर्स्ट एक्सपोजर में ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद क्या होगा, री एक्सपोजर होगा, दोबारा से कोई एलर्जिन इंटर होगा। अगर वही एलर्जिन इंटर होगा री एक्सपोजर, तो इसको हम बोल देंगे एजमा अटैक, जो दूसरा हिस्सा है। इसमें क्या होगा कि जो मस्ट सेल पहले ही सेंसिटिव थे, जिन पर जाकर आईजीई बाइंड हो गया था, ये जो एक्टिवेट बन गए थे, ये मस्ट सेल्स, ये इनको हम बोल देंगे सेंसिटाइज मस्ट सेल। ये क्या करेंगे, हिस्टामाइन भी रिलीज करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स भी रिलीज करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज करेंगे। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, स्नीजिंग काज कराएंगे, इचिंग काज कराएंगे, वीजिंग काज कराएंगे। तो यहां से सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो फर्स्ट एक्सपोजर है उसमें कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आएगा। जब री एक्सपोजर होगा, जिसको हम एजमा अटैक बोलते हैं, उसमें ये आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये एक डायग्राम में मैंने आपको समझाया। आइए आपको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। ये फर्स्ट फेज है जिसे हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। इसको फर्स्ट एक्सपोजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंसिटाइजेशन फेज है और फर्स्ट एक्सपोजर। इसमें क्या होता है, एलर्जिन जो होते हैं, एलर्जिन एक्सपोजर, एलर्जिन की एक्सपोजर होगी तो एलर्जिन बॉडी में आएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ TH2 सेल्स। उसके नतीजे में जो TH2 सेल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, एक्टिवेट बन जाएंगे, ठीक है। ये TH2 सेल्स एक्टिवेट बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, TH2 सेल्स रिलीज करेंगे, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया ऊपर। ये TH2 सेल्स रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13। ये दोनों जाकर स्टिमुलेट करेंगे किसको, बी सेल्स को। तो बी सेल्स क्या करेंगे, बी सेल्स स्टिमुलेट होकर तो प्रोड्यूस आईजीई। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, बी सेल्स आईजीई प्रोड्यूस करेंगे। देन आईजीई जाकर बाइंड करेगा मस्ट सेल से। आईजीई मस्ट सेल से बाइंड करेगा, मस्ट सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ TH2 दूसरा क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 5, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये क्या करेगा, इओसिनोफिल्स को बुला के आएगा बोन मेरो से। इंटरल्यूकिन 5 का काम याद रखिएगा, इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल्स को रिलीज करवाएगा, उसको बुला के आएगा। इंटरल्यूकिन 13 का एक और काम भी है, उसका काम है इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। ये सारी चीजें मैंने ऊपर आपको डायग्राम में बताई है, वहां से आप आसानी से समझ जाएंगे।
उसके बाद क्या होगा, री एक्सपोयर होगा। फर्स्ट जो फेज था वो कौन था सेंसिटाइजेशन का। जो दूसरा फेज है री एक्सपोयर का, जिसे हम एज्मा अटैक फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आईजीई सेंसिटाइज मस्ट सेल्स थे जिनमें आईजी अटैच हुआ था, वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एलर्जिन को। एलर्जिन को जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो मस्ट सेल्स क्या करेंगे, फट जाएंगे। मस्ट सेल्स क्या करेंगे, फट जाएंगे। जब वो डीग्रेन्यूलेशन उनकी होगी, जब वो फट जाएंगे तो फटने पर वो क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, दीज ऑल कॉजेज स्नीजिंग, इचिंग, स्वेलिंग, वीजिंग। तो यहाँ से सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये री एक्सपोयर और एज्मा अटैक में ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद सेंसिटाइजेशन फेज आपने पढ़ा। सेंसिटाइजेशन फेज के बाद आपने री एक्सपोयर पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं एज्मा अटैक। एज्मा अटैक के दो फेजेस होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। एज्मा अटैक के कितने फेजेस होते हैं, दो फेजेस। एक होता है अर्ली फेज। अर्ली फेज मिनट्स में आप बोल सकते हैं, 30 मिनट्स 60 मिनट्स तक आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, मतलब अटैक के 30 मिनट्स 15 मिनट्स 60 मिनट्स तक आप बोल सकते हैं। इसमें अर्ली फेज में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा। जब आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट होंगे, जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स वो कॉन्टैक्ट होंगे। उसके साथ म्यूकस हाइपर सीक्रेशन होगी, ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, म्यूकस हाइपर सीक्रेशन होगी, वेजोडायलेशन होगी। वो जो ब्रोंक्यूल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर जो ब्लड की नालियां हैं, वेजल्स हैं, वो वेजोडायलेट होंगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। और उसके साथ साथ ये जो मीडिएटर्स हैं, इम्यूनिटी के जो मीडिएटर्स हैं, हिस्टामाइन जो मैंने आपको बताया, जो मस्ट सेल्स रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी वहां पर आ जाएंगे। इनके साथ क्या होगा, ये जब आएंगे तो इनके साथ इन्फ्लेमेशन होगी, एचिंग होगी, स्वेलिंग होगी। तो ये अर्ली फेज में ये होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, म्यूकस हाइपर सीक्रेशन होगी, वेजोडायलेशन होगी और ये मीडिएटर्स वहां पर आएंगे। लेट फेज में क्या होगा, लेट फेज में आप आवर्स में बोल सकते हैं, 6 आवर्स के बाद, 8 आवर्स के बाद क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन बाय TH2 सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। वहां पर क्या होगा, घंटों के बाद, आप ऐसे समझ लें 6 घंटों के बाद क्या होगा कि वहां पर जहां पर ये अटैक हुआ है, एस्मा एस्मा जहां पर ये ब्रोंक्यूल जो है, जो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंक्यूल्स की जो कंस्ट्रक्शन हो रही, वहां पर TH2 क्या करेंगे, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को वहां पर इन्फिल्ट्रेट करेंगे। मतलब वहां पर इओसिनोफिल्स भी पहुंच जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स भी घंटों में वहां पर पहुंच जाएंगे और स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। आफ्टर 1-2 डेज के बाद वहां पर मोनोसाइट्स भी इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ये चीजें क्यों होती हैं, इओसिनोफिल्स क्यों आते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्यों आते हैं, ये चीजें इसलिए आते हैं क्योंकि ये खुद को प्रिपेयर करते हैं कि दूसरी टाइम भी ये एलर्जेंस आते हैं, क्योंकि बॉडी एलर्जेंस को एज एनिमी ट्रीट कर रहा है। तो अगर एनिमी ट्रीट करेगा तो बॉडी प्रोटेक्शन तो करेगी। उस प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडी इओसिनोफिल्स को भी बुला रहा है, न्यूट्रोफिल्स को भी बुला रहा है, मोनोसाइट्स को भी बुला रहा है। ये सारी चीजें वहां पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्रोटेक्ट करना है इम्यूनिटी ने। उसके बाद सस्टेन इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, ये जो है लेट फेज में टिश्यू डैमेज भी ये रहेगा, इन्फ्लेमेशन भी रहेगी। तो ये चीजें आपने याद रख ली। 2 फेजेस होती हैं रिस्पॉन्स, अर्ली फेज मिनट्स में और लेट फेज, ये दोनों रिस्पॉन्सेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद एयरवे रीमॉडलिंग ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, जो क्रोनिक हम दायमी जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसके वजह से क्या क्या रिमॉडलिंग होगी। तो आप देखें, जो क्रोनिक इम्पेक्ट है, रिपीटेड इन्फ्लेमेशन, बार बार जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसकी वजह से ना ब्रोंक्यूल की स्ट्रक्चर जाहिर बात है अल्टर होगी। अल्टर चेंज का सिनोनिम है, अल्टर मतलब चेंज। रिपीटेड इन्फ्लेमेशन चेंजेस ब्रोंक्यूल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएंगी। क्या क्या चेंजिंग आएंगी तो वो मैंने यहाँ लिखे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एयरवेज, वाल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जो स्मूथ मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी मतलब ग्रोथ। स्मूथ मसल्स की वहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी। मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि स्मूथ मसल्स वहां थिक से थिक बनते जाएंगे। म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेसिया होगी। म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है कि वहां पर म्यूकस के जो ग्लैंड हैं उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगी। और उसके साथ साथ सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस, मतलब वहां पर कोलेजन की डिपोजिशन होगी। आप देखें, अगर वहां पर स्मूथ मसल बढ़ जाए, जो स्मूथ मसल्स बढ़ जाए ब्रोंक्यूल्स में,
और उसके साथ-साथ म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ जाएँ, उसके साथ कोलेजन की डिपोज़िशन हो जाए, तो ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी इतने नैरो होते हैं, तो वो ज़्यादा नैरो बन जाएँगे और अगर नैरो बन जाएँगे तो साँस लेने में डिफ़िकल्टी होगी और उसके साथ-साथ व्हीज़िंग होगी। ठीक है, उसके बाद और क्या चेंजिंग होंगी तो इंक्रीज़्ड वस्कुलरिटी। वस्कुलरिटी वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये चेंजेज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चरल चेंजेज़ क्या-क्या होती हैं एज़मा की वजह से। कभी-कभी नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो एज़मा है ये रिवर्सिबल है। ये जो चेंजेज़ आती हैं एज़मा में ब्रोंकियोल्स में जो आपके स्मूथ मसल्स पेशेंट के जो स्मूथ मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो हम ब्रोंकियोडायलेटर्स के थ्रू इनको रिवर्सिबल बना सकते हैं, वापस वैसा ही ब्रोंकियोल बन जाता है। तो एज़मा एक रिवर्सिबल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा रिवर्सिबल चेंजेज़ आती हैं लेकिन वो फिर ठीक भी हो जाता है। कभी-कभी ज़्यादा अगर चेंजेज़ आ जाएँ तो लीड्स टू द इर्रिवर्सिबल डैमेज, उसके साथ ऐसे मतलब डैमेजेस हो जाते हैं कि वो इर्रिवर्सिबल बन जाते हैं, वो वापस नहीं हो सकते। नॉर्मली एज़मा रिवर्सिबल है, कभी-कभी ये ज़्यादा चेंजेज़ की वजह से ये इर्रिवर्सिबल भी बन जाता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन-कौन से इन्वॉल्वड हैं, तो आप ये याद रखिएगा, ये एक चार्ट है। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फ्लेमेटरी अगर सेल्स की बात करें, मस्ट सेल्स इन्वॉल्वड है, मस्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करते हैं, इओसिनोफिल्स ये की प्लेयर इन लेट फेज इन्फ्लेमेशन, जो लेट फेज में जो इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स की जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो इनका लेट फेज में एक बड़ा किरदार है। TH2 lymphocytes जो होते हैं साइटोकाइन, ये प्रोडक्शन करते हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। ये मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं, ये फर्दर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। उसके साथ-साथ एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कीमोकाइन्स टू अट्रैक्ट इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करने के लिए एपिथेलियल सेल्स कीमोकाइन्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए एज़मा के रिलेटेड, ये आपसे पूछ भी सकते हैं। उसके बाद एज़मा हॉलमार्क्स, जो इम्पोर्टेंट एज़मा की निशानियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँ, दी 4 आइज़। आपको 4 आइज़ याद रखने। सबसे पहले इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी-कभी। कभी-कभी रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कभी-कभी इसमें क्या होता है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आई है वो वापस ठीक हो जाती है। इंटरमिटेंट रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा, ये एक निशानी है एज़मा हॉलमार्क्स में, आई फॉर इंटरमिटेंट रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरा है इन्फ्लेमेशन विद इओसिनोफिल इन्वॉल्वमेंट, जैसे इओसिनोफिल आएंगे तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, ये सेकंड आए है। उसके बाद तीसरा आए है इंक्रीज्ड स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी बन जाएगी, हाइपर एक्टिविटी बन जाएगी। जो स्मूथ मसल्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगे और वो ओवर रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे। थोड़े थोड़े जो एलर्जेंस होंगे, एलर्जन नहीं होंगे, उन पर भी रिएक्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाइपरट्रॉफी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन, ये 4 आईज हैं जो आपको याद रखनी है 4 आईज एज़मा के रिलेटेड। इंटरमिटेंट रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये चीज आपको याद रखनी है। इन्फ्लेमेशन विद इओसिनोफिल इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ-साथ इंक्रीज्ड स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर एक्टिविटी, इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जब ये सारी चीजें होती हैं ना, जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाई, उसके बाद जो मैंने आपको ये कॉजेस बताए, तो ये जो नॉर्मल एयरवे, ये ब्रोंकियोल, ये इससे चेंज होकर ऐसे बन जाता है। एज़मा का पेशेंट बहुत डिफिकल्टी ब्रीथ करता है। आप थोड़ा सोच कर देखिए अपने ज़हन में कि आपके अगर ब्रोंकियोल्स अल्लाह ना करे इससे बन जाएँ तो आप साँस लेने में कितनी दुश्वारी होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया और आपको हमारी जो स्टाइल है पढ़ाने का, अगर वो समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।